नुमान किसी मोहतात बिल्ली की तरह ट्रक के पिछले हिस्से से बाहर आ गया। उजाला फैल रहा था और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि यहाँ किसी ने उसे नहीं देखा था। उसने करीबन झुकते हुए ट्रक के अकब में तेजी से चलते हुए कुछ फासला तय किया और करीबन 50 गज दूर जाकर सीधा होकर चलने लगा। अभी तक उसे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था कि ये कौन सी जगह है। जगह कोई भी रही हो, उसे सिर्फ इस बात का इत्मीनान था कि उसने अपने और दुश्मन के दरमियान 5-6 घंटे का फर्क खड़ा कर दिया है और अब उसे इस वक्फे से फायदा उठाना था। नुमान ने अपने सरापे का जायजा लिया और दूसरे ही लम्हे कोट से निजात हासिल करने की ठानी। अभी तक वो सूट और नेक टाई पहने हुए था जो यहाँ मौजूद दिखाई नहीं दे रही थी। कोट, जेबों में मौजूद अपना वॉलेट और दूसरा सामान उसने पतलून और कमीज में मुंतकिल किया। चलते चलते अपनी टाई खोली और वहां एक तरफ काट कबाड़ के ढेर पर फेंक दी। अब वो ट्रकों के उस अड्डे की दूसरी तरफ जा रहा था जहां कुछ होटल और खासी रोशनी दिखाई दे रही थी। अपना कोट भी उसने बादल नखास्ता ठिकाने लगाया था क्योंकि उस कोट से उसकी बहुत खूबसूरत यादें वाबस्ता थीं। अपने आप से जुदा करते हुए नुमान को अफसोस तो हुआ, लेकिन इसके सिवा अब कोई और चारा बाकी नहीं रहा था। खुशकिस्मती से उसके पास कुछ भारतीय करेंसी मौजूद थी। उस पुरौनक एरिया में आने के बाद उसने एक साइन बोर्ड से पढ़ लिया कि वो अभी नासिक में मौजूद है, जो बंबई का ही एक मज़ाफाती इलाका था। नासिक के एक ढाबे से उसने हलवा पूड़ी का नाश्ता करके अपने औसान बहाल किए और वहीं बैठकर अगले सफर की मंसूबाबंदी कर ली। उसे बहुत सोच समझकर रॉ की बिछाई गई इस शतरंज पर अपनी चाल चलनी थी। कदम कदम पर उसको शहमात होने का खदशा मौजूद था, लेकिन नुमान ने अज़्म किया था कि वो रॉ के फैलाए उस जाल को तोड़कर खटमंडू वापस जाएगा। जिस तरह आज से 3 साल पहले उसने दिल्ली में दुश्मन के मंसूबों को खाक में मिलाया था, वही तारीख वो आज फिर दोहराना चाहता था। उसे भारत का नक्शा अजबर था। नुमान ने अंदाजा कर लिया था कि वो उस वक्त महाराष्ट्र में है। यहाँ से मध्य प्रदेश के रास्ते उसे उत्तर प्रदेश में दाखिल होना था और वहां से सरहद उबूर करके फिर नेपाल जाना था। उसकी ख्वाहिश थी कि इस मर्तबा दुश्मन के मुंह पर ऐसा भरपूर जवाबी तमाचा रसीद करेगा जिसके बाद काफी अरसे तक वो अपने जख्म सहलाता रहे। उसने अपनी शर्ट पतलून से बाहर निकाल ली थी, बालों को माथे के सामने फैला लिया था। फिलवक्त उसके अलावा और कोई स्वांग नहीं रचाया जा सकता था सिवाय इसके कि अपनी दाढ़ी बढ़ने का इंतजार करे। उसे अभी कुछ दिन यहाँ बसर करने थे, लेकिन एक जगह रुककर नहीं बल्कि घूम फिर कर, ताकि उसके ताक़ुब में आने वालों को उसके नक्शे पा न मिल सकें और वो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते रह जाएं। नुमान की अगली मंजिल महाराष्ट्र का सरहदी इलाका जलगांव था। वो नासिक से जल्दी निकलना चाहता था और इस अज़्म के साथ अब एक साइकिल रिक्शे पर बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। उसे अंदाजा था कि इस तरह की मकामी बसों की बजाय रॉ उसे बड़े अड्डों और स्टेशनों पर तलाश कर रही होगी। कर्नल हामिद के सामने कागजात का ढेर बढ़ता चला जा रहा था। ये वो पल पल की रिपोर्ट्स थीं जो उन्हें हर मुमकिन जराए से पहुंच रही थीं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक भारतीय कमांडोज की जवाबी फायरिंग से मारे जाने वाले हाईजैकरों और 2 सिविलियन में से कोई भी पाकिस्तानी नहीं था। ये अलग बात कि भारतीय मीडिया ने हाईजैकरों के सरगना और उसके 2 साथियों के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड्स की तस्वीर भी जारी कर दी थीं, जिनको देखकर कोई अहमक भी इस बात का अंदाजा कर सकता था कि ये सब जाली कार्रवाई है। भारत की तरफ से यह मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की लाशें वसूल कर ले। अभी तक पाकिस्तानी वजारत खारजा की तरफ से सिर्फ एक सादा बयान जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि हाईजैकरों का ताल्लुक पाकिस्तान की किसी तंजीम या इलाके से नहीं और वो हाईजैकिंग की इस कार्रवाई को भी मशकूक समझते हैं। हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है और जल्दी इस सिलसिले में वजाहती बयान जारी किया जाएगा। अब तक की रिपोर्ट से कर्नल हामिद के लिए पुरुम्मीद और खुशकुन खबर सिर्फ ये थी कि मारे जाने वालों में नुमान शामिल नहीं। नुमान के फरार से मुतल्लिक भारतीय इंटेलिजेंस जो भी खेल रचाती, उन्हें इस बात का यकीन था कि वो रॉ के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित होगा। उनकी उम्मीद अब वो 10 पाकिस्तानी थे जो उस फ्लाइट से भारतीय सुरमाओं ने हाईजैकरों की कैद से रिहा करवाए थे और जिन्हें पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बाद अज खराबी बिस्यार भारतीय इंटेलिजेंस के शिकंजे में फंसने से बचाया था। ये लोग एक और परवाज के जरिए पाकिस्तान आ रहे थे और कर्नल हामिद को इत्तला मिल गई थी कि उन्हें लाने वाली परवाज एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। कर्नल हामिद अगले 15 मिनट के बाद एयरपोर्ट पर उन मुसाफिरों से बातचीत कर रहे थे। उन्हें जल्द ही फर्स्ट क्लास में सफर करने वाला वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी मिल गया जिसने नुमान की जबानी जो कुछ सुना था वो कर्नल हामिद को बता दिया। उस बिजनेसमैन ने जो खासा जज्बाती और मुहिब्बे वतन दिखाई दे रहा था। कर्नल हामिद को नुमान और हाईजैकरों की सारी गुफ्तगू के अलावा नुमान के नक्शो निगार इतनी वजाहत के साथ बताए थे कि वो आंखें बंद करके उसकी मुकम्मल तस्वीर बना सकते थे।
पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने उन्हें बताया कि उसने आखिरी मर्तबा नुमान को गन पॉइंट पर हाईजैकरों के साथ जहाज के दरवाजे की तरफ जाते देखा था। अब उन्हें कोई और शहादत दरकार नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तानी बिजनेसमैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे ये वाकयात अपने तक महदूद रखने की दरखास्त की, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जैसे ही वो लाउंज से बाहर निकलेगा, मीडिया के लोग उसे घेर कर सारी मालूमात उगलवा लेंगे। और ऐसा ही हुआ। मुसाफिरों की आमद के करीबन 1 घंटे के बाद पाकिस्तानी वजारत खारजा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तानी मुसाफिरों की ज़बानी हासिल करदा मालूमात के जरिए बैनुल अक़वामी प्रेस को बताया गया कि खटमंडू की पाकिस्तानी एम्बेसी के 3rd सेक्रेटरी मिस्टर नुमान मलिक को, जो उस जहाज में सवार थे, भारतीय एजेंसियों ने अगवा कर लिया है, जो सरीहन दहशतगर्दी है। पाकिस्तानी वजारत खारजा की तरफ से दावा किया गया था कि अगर भारतीय हुकूमत लाशों के पोस्टमार्टम की इजाज़त दे तो किसी भी गैर जानिबदार कमीशन के सामने ये साबित किया जा सकता है कि हाईजैकरों का ताल्लुक पाकिस्तान की बजाय भारत से था और ये जहाज बाज मखसूस मकासद के तहत अगवा करवाया गया था, जिनमें भारतीय एजेंसियों की बदकिस्मती की वजह से उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। भारत की तरफ से इस बयान को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करार देने पर इत्तेफाक किया गया था और मुसलसल रट लगाई जा रही थी कि हाईजैकरों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। नुमान के लिए फिलवक्त सबसे ज्यादा जरूरी अपने जिंदा और बखैरियत होने की इत्तला पहुंचाना था, क्योंकि वो जानता था अब तक उसके फरार का इल्म हो चुका होगा और एजेंसी वाले समझ चुके होंगे कि ये सारा घड़ाक किस लिए फैलाया गया है। उसके पास अभी इतनी रकम मौजूद थी जिससे वो यहाँ 10-15 दिन बआसानी बसर कर सकता था। नासिक के एक करेंसी एजेंट से उसने अमरीकी डॉलर तब्दील करवाए और अब एक पीसीओ से नेपाल अपने किसी अजीज को फोन करने जा रहा था। भारत से नेपाल फोन होना मामूल की बात थी और उसका कोई खास नोटिस भी नहीं लिया जाता था, इसलिए उसका भी किसी ने नोटिस नहीं लिया। ये फोन नुमान ने नेपाल में किसी जनरल स्टोर पर मौजूद अपने बड़े भाई को किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है और डॉक्टर की दवाई से मुकम्मल इफाका है, उसकी ज्यादा फिक्र न की जाए। उस जनरल स्टोर से ये पैगाम जूं का तूं एम्बेसी पहुंच गया, जहां तने हुए आसाब और खिंचे हुए चेहरे अब ढीले पड़ने लगे थे। खाबीदा मुस्कुराहटें जाग उठी थीं और एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। नेपाल की एम्बेसी से यही पैगाम सफर करता बिलाखिर कर्नल हामिद तक पहुंच गया, जिन्होंने उसे सुनते ही जोर से वेल्डन कहा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिए। रॉ ने अपनी दानिस्त में पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ जाने वाले हर पैगाम को, खा उसके लिए कोई भी जरिया इख्तियार किया जाए, सेंसर करने का एहतमाम किया था। लेकिन जिस मासूमाना अंदाज से ये पैगाम पाकिस्तानी एम्बेसी तक पहुंचाया गया, वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था। नासिक से जलगांव तक का सफर, जो मामूल के महज 4-5 घंटों पर मुश्तमिल था, नुमान ने 2 दिनों में इस तरह तय किया जैसे लोकल बस के जरिए एक, दूसरे और फिर तीसरे स्टॉप तक पहुंचा जाए। अपनी दानिस्त में इंतहाई मोहतात तरीका इख्तियार करने के बावजूद उसे इस बात का एहसास था कि वो अभी तक गैर महफूज है। अपने जहन में उसने जो मंसूबा बनाया था उस पर अमल करने के लिए उसे अभी कई दिनों तक दुश्मन के बिछाए उस जाल को काट कर रास्ते बनाने थे। नुमान जानता था कि दिल्ली जाकर किस्मत आजमाई करना भिड़ों के छत्ते में हाथ डालने से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस मर्तबा आशीष कुमार ने यह तय कर लिया था कि वो किसी भी सूरत नुमान को पाकिस्तानी हाई कमीशन तक पहुंचने नहीं देगा, खा इसकी कितनी ही ज्यादा कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। और नुमान अपने मुल्क के लिए कोई मसला खड़ा करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि दुश्मन को उसकी ज़बान में ऐसा पैगाम दिया जाए कि उसे अपनी बेबसी का एहसास हो और उसकी फिरौनियत पर कारी ज़रब भी लगे। यही थी वो सोच और अज़्म जिसने उसे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के बिछाए जाल को तोड़कर उनके दरमियान से रास्ता बनाते हुए दोबारा खटमंडू पहुंचने के लिए आमादा किया था, और अब वो इस मंसूबे पर अमल करने जा रहा था। जलगांव महाराष्ट्र का सरहदी शहर था, जहां से वो मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाता। 4 दिनों से मुसलसल वो हालत सफर में था और अब उसके चेहरे पर शेव ने बढ़कर दाढ़ी की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी थी। इसकी उसे जरूरत भी थी। जलगांव के ही एक मंदिर से उसने माथे पर पुजारी जी से 3 नुमाया लकीरों के साथ एक बड़ा सा चंद्र बना लिया था और गले में मौजूद जेन्यू से वो मुकम्मल ब्राह्मण दिखाई दे रहा था, ऐसा ब्राह्मण जोगी जो लंबी यात्रा पर निकला हो। उसने फिलवक्त यही स्वांग रचाया था और इसी कवर के साथ सफर कर रहा था कि वो यूपी का कोई ब्राह्मण है जिसने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पवित्र स्थानों के दर्शन करने की ठानी है और गुज़श्ता 2 माह से हालत सफर में है। ब्राह्मणों जैसे गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए नुमान ने अपने साथ जो बैग उठाया था उस पर अयोध्या के राम मंदिर का नुमाया निशान ये बताने के लिए काफी था कि वो बड़ा मुतासिब किस्म का ब्राह्मण है।
कंधे पर धरे पिताम्बर से उसकी मजहबी अहमियत का एहसास भी बखूबी हो जाता। रात का आखिरी पहर था जब वो बस के जरिए जलगांव पहुंचा। उसने मामूल के मुताबिक किसी होटल का रुख करने की बजाय मकामी मंदिर की तरफ रखते सफर बांधा था। बस अड्डे में बस से उतरकर वो करीबन बड़बड़ाने के अंदाज में राम नाम का जाप करता उसी साइकिल रिक्शे वाले की तरफ जा रहा था जो अपने बाकी साथियों के साथ बस से उतरती सवारियों को मुंह उठाए देख रहा था। अपनी तरफ गेरुई कपड़े पहने ब्राह्मण को आते देखकर रिक्शे वाले ने दोनों हाथ जोड़ते हुए माथे के सामने ले जाकर उसे राम राम कहा। नुमान ने जवाब दिया राम राम और उसे किसी नजदीकी मंदिर की तरफ जाने के लिए कहा। रिक्शे वाले ने उसका गहरी नजरों से जायजा लेकर सवालिया अंदाज में पूछा, राम के भक्त हैं? बेटा जहां जी चाहे ले चलो। नुमान ने अपना जाप रोक कर कहा, जय श्री राम। रिक्शे वाले ने जयकारा लगाया और चल दिया। थोड़ी देर के बाद ही वो जलगांव के राम मंदिर के सामने खड़े थे। ये शायद उस शहर का सबसे बड़ा मंदिर था क्योंकि दूर ही से उसकी मौजूदगी के आसार यहाँ के स्पीकरों से नशर होने वाली कीर्तन की आवाजों से मिलने लगे थे। सुबह का उजाला फूट रहा था जब वो मंदिर के सामने पहुंचे। नुमान ने रिक्शे वाले को 10 रुपए देकर फारिग किया जो उसने बादल नखास्ता ही कबूल किए थे क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर आने वाले राम के इस भक्त से पैसे लेना वो मुनासिब नहीं समझता था और नुमान उस बेचारे के साथ बदतरीन हालात में भी किसी ज्यादती का मुर्तकिब नहीं होना चाहता था। उसने करीबन जमीन बोझ होते हुए नुमान के दोनों घुटनों को छूकर उससे अपनी अकीदत का मुजाहिरा किया। रास्ते में वो नुमान को सिर्फ ये बताता आया था कि राष्ट्रीय सेवक संघ का उससे बड़ा सेवक कोई सारे महाराष्ट्र में ढूंढने से नहीं मिलेगा। उसने राम जी की सौगंध खाकर कहा कि वो राम मंदिर की तामीर के लिए अपनी जान दे देगा और जब भी संघ की तरफ उसे बुलाया जाएगा वो जरूर पहुंचेगा। नुमान ने उसे अयोध्या में आने और अपने यहाँ कयाम करने की दावत दी और अपने भिट का पता भी समझा दिया। मंदिर के बाहर ही शायद यहाँ का कोई जानने वाला सेवादार उसे मिल गया जिसके सामने रिक्शे वाले ने नुमान की अच्छी खासी तारीफ करते हुए उसे कहा था कि पंडित जी महाराज की सेवा में कोई कमी न रहे। इससे नुमान का बड़ा मसला हल हो गया था। उसने सेवादार को भी यही बताया था कि वो अयोध्या का पंडित है। मंदिर के पुजारी ने उसे अपने कमरे में बराजमान होने की विनती की थी जो नुमान ने खुशदिली से कबूल कर ली। पुजारी और उसके 3-4 मुश्तंडे साथी जो सबके सब आरएसएस के गुंडे दिखाई दे रहे थे उससे अयोध्या के ताज़ा हालात जानने के लिए बेचैन थे। नुमान ने उन्हें खूब मिर्च मसाले लगाकर ताज़ा हालात की जानकारी दी और बताया कि राम मंदिर बनकर रहेगा और बहुत जल्द सरकार भी उनके सामने घुटने टेक देगी। सबने मिलकर सरकार को गालियों से नवाजा और पंडित जी महाराजा को विश्राम यानी आराम करवाने के लिए आश्रम के वीआईपी कमरे के दरवाजे खोल दिए। आराम से पहले उन्होंने नुमान को भोजन करवा दिया था। सुबह सुबह ताज़ा पूड़ियाँ और हलवा खाने से नुमान की आंखों में नींद हलकोरे लेने लगी। कमरे में घुसते ही उसने दरवाजे को कुंडी लगाई और लंबी तान कर सो गया। पुजारी और इंतजामिया को उसने बता दिया था कि वो लंबा सफर करके आ रहा है और 2 रातों से सो नहीं सका, इसलिए किसी ने उसे दोपहर तक डिस्टर्ब न किया। दोपहर के बाद उसने स्नान किया और पुजारी के कमरे में पहुंच गया जहां भोजन पर आरएसएस के मकामी बलवाई उसके मुंतजिर थे। पुजारी ने उन्हें इत्तला कर दी थी कि अयोध्या से बड़ी महान शक्ति वाले पंडित ब्रिजमोहन जी उनके यहाँ बिराजे हैं। नुमान ने उन्हें अपना यही नाम बताया था। आरएसएस के गुंडों को अपने इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद पाकर एक लम्हे के लिए तो उसके दिल में शदीद नफरत के जज्बात पैदा हुए, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो नॉर्मल हो गया। उसे अभी ऐसी कई मुश्किल सूरत हाल से गुजरना था। 5 गुंडों ने पंडित जी महाराज कहते हुए उसके चरण छुए और उसके सामने हाथ बांध कर बैठ गए। पंडित ब्रिजमोहन के लिए उन्होंने खुसूसी भोजन बनवाया था। देसी घी के तड़के वाली दाल और सब्जी के अलावा बतौर खास कड़ा प्रसाद उसके सामने धरा था। इतने दिनों के बाद इतने मुकव्वी खाने से नुमान को अपनी तवानाइयां बहाल होने का एहसास भी हुआ। उसके लिए हिंदी जबान के खुसूसी कोर्स और उसकी हिंदू धर्म से मुतल्लिक दिलचस्पी आज भरपूर अंदाज में काम आ रही थी। पुजारी ने उनके सामने खाना परोसा और आरएसएस वालों ने कुरेद कुरेद कर उससे अयोध्या के हालात जानना चाहे। नुमान को उन लोगों की मुसलमानों से नफरत का बखूबी अंदाजा था। उसने तमाम जवाबात उनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक देकर उन सबको बड़ा खुश कर दिया था और अब वो सब उसे देवता के सम्मान जानने लगे थे। उनके लीडर चाणक्य प्रसाद ने नुमान को रात को अपने घर होने वाले हवन में शमूलियत के लिए विनती की जो नुमान ने बादल नखास्ता कबूल कर ली क्योंकि वो इस मरहले पर उन लोगों का अपने तई मामूली शक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इब्तिदाई मराहिल में वो किसी भी नए मसले को दावत देने का मुतहम्मिल नहीं था। आरएसएस वाले थोड़ी देर बाद पुजारी जी से पंडित जी महाराज को हवन में लाने का वादा करके वापस चले गए और नुमान दोबारा पुजारी जी के सवालात की जद में आ गया। पुजारी जी शायद किसी छोटी जाति के पुजारी थे
उन्होंने ब्राह्मण पंडित और वो भी अयोध्या के पंडित को अपने यहाँ मौजूद पाकर उनकी सेवा का इतना ज्यादा एहतमाम कर दिया था कि अब नुमान को खतरा महसूस होने लगा था कि अगर वो यहाँ कुछ दिन और ठहर गया तो जरूर पकड़ा जाएगा। उसके प्रोग्राम में तो आज रात को यहाँ से निकलकर उत्तर प्रदेश की तरफ आज़म सफर होना था, लेकिन फिलवक्त वो यहाँ से भागकर अपने लिए कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता था। उसने दिल्ली में इससे पहले सिर्फ एक मर्तबा हाई कमीशन में मुलाजिमत करने वाले एक हिंदू क्लर्क के घर हवन में शिरकत की थी और अब जिंदगी में दूसरी मर्तबा ऐसा करने जा रहा था। नुमान को एतमाद था कि उन लोगों को खुद पर शक करने का मौका नहीं देगा। शायद उसने आज के लिए ही हिंदी के खुसूसी कोर्स किए थे। रामायण और गीता के कई श्लोक उसे अजबर थे जो उसने अभी से दिल ही दिल में दोहराने शुरू कर दिए। पुजारी जी ने अपनी मौजूदगी में उसे जलगात्री के राम मंदिर में भगवान के दर्शन करवाए और उन्हें शहर साथ जाने की दावत दी, जो नुमान ने कबूल करने से माजरत की क्योंकि उसने रामायण का पाठ करना था। पुजारी जी का दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने नुमान को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया। ये सारा समय उसने अपने कमरे में अखबारात के मुताले में गुजारा। ये अखबार उसे पुजारी जी के कमरे से मिले थे जिन्हें वो यहाँ ले आया था। अखबारात ने जहाज के अगवा की खबर बड़ी सनसनीखेज अंदाज में शाया की थी, लेकिन अभी तक उसने किसी अखबार में अपने फरार का इश्तिहार नहीं देखा था जिससे उसे अंदाजा हो सकता था कि रॉ के उसके मुतल्लिक क्या अज़ाइम है। अखबारात ने अपने बहादुर संकियों की बढ़ चढ़कर तारीफें की थी जिन्होंने पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम के हाथों अगवा होने वाले उस जहाज को न सिर्फ हाई जैकरों से निजात दिलाई बल्कि बड़ी बहादुरी से हाई जैकरों को भी मार डाला। अखबारात ने हाई जैकरों के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी शाया किए थे और किसी ने ये सवालात उठाने का तकल्लुफ भी नहीं किया कि दुनिया के ऐसे कौन से गधे हाई जैकर हैं जो अपने शनाख्ती कार्ड अपनी जेबों में डालकर जहाज अगवा करते हैं। शाम की पूजा के बाद जब वो पुजारी जी की मैयत में चाणक्य प्रसाद के घर पहुंचा तो वहां प्रोग्राम शुरू हो चुका था। चाणक्य प्रसाद की माताजी औरतों के हुजूम में हवन कुंड के पास खासी नुमायां दिखाई दे रही थी। औरतों के हुजूम के दरमियान एक पंडित जी बैठे मंत्र अलाप रहे थे और उनके सामने एक लंबी दीवार चाणक्य प्रसाद के खानदान के तमाम स्वर्गबाश चौखटों में लटके हुए थे, जिनकी तस्वीर के चौखटों पर ताजा गेंदे के फूल चढ़ाए गए थे। एक तरफ अलमारी नुमा ताक पर देवी देवताओं के छोटे छोटे पीतल और कांसी के मुजस्मे सजाए गए थे। तमाम देवी देवताओं के सामने पीतल की छोटी छोटी कटोरियों में मिठाई और हलवे का प्रसाद मौजूद था। यहाँ मौजूद तमाम औरतें और मर्द बड़े खुशू खुजू से पंडित के साथ मुख्तलिफ मंत्र अलापने में मसरूफ थे। उनकी आमद पर सब चौंक कर उन्हें देखने लगे। शायद चाणक्य प्रसाद ने उसका गायबाना तारुफ करवा दिया था और लोग पहले से ही अयोध्या से आई उस मेहमान हस्ती के दीदार को बेताब थे। सबसे पहले चाणक्य प्रसाद ने आगे बढ़कर उसके चरण छुए, जिसके बाद खवातीन एक दूसरे को धक्के देकर उसके कदमों को छूने लगी। 3-4 औरतों ने तो उसके सामने बाकायदा डंडोत यानी सजदा भी किया। नुमान ज़हनी तौर पर इस सूरत हाल का सामना करने के लिए पहले से अगर तैयार न होता तो उसे खासी मुश्किलात पेश आ सकती थी। उसने दिल ही दिल में तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए अपने चरण छूने वालों के सरों पर हाथ रख कर उन्हें आशीर्वाद दिया और मजीद उलझन से बचने के लिए पहले से मंत्र अलापते पुजारी के नजदीक हवन कुंड के पास बैठ गया। पुजारी ने उसके नजदीक आने पर उसके चरण छूकर अपनी अकीदत का इजहार किया और सामग्री का थाल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। नुमान ने चुटकी भरी सामग्री ली और हवन कुंड पर फेंक दी। सामग्री की खुशबू और धुएं का भभूका उसके नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया। नुमान ने बमुश्किल छींक रोकी, जोर से स्वाहा का नारा लगाया और थाली आगे बढ़ा दी। उसके हाथ से निकलकर सामग्री की उस थाली से औरतों ने लपक लपक कर सामग्री की चूंटियां भरी और स्वाहा का जाप करते हुए हवन पर फेंकने लगी। सारा कमरा खुशबूदार धुएं से भर गया। नुमान ने पुजारी के मंत्रों के साथ साथ कुछ ऐसे अंदाज से आवाजें मिलाकर अलाप शुरू किया कि कोई अंदाजा न लगा पाया। तमाम हाजिरीन यही समझ रहे थे कि पंडित ब्रिजमोहन को तमाम मंत्र जबानी याद हैं। इस अज़ियतनाक पूजा के इख्तितामी लम्हात में एक खूबसूरत सांवली सी कन्या गेंदे के फूलों की केसरी पत्तियों से भरी एक खूबसूरत चंगेर लेकर कमरे में दाखिल हुई और वहां मौजूद तमाम महिलाओं में मुट्ठी भर भर कर पत्तियां तकसीम करने लगी। ये सारा गोरख धंधा चाणक्य प्रसाद के यहाँ तीसरा बच्चा होने की खुशी में फैलाया गया था। चाणक्य प्रसाद ने अपनी पत्नी को पंडित ब्रिजमोहन जी महाराज के सामने पेश कर दिया, जो गोद में बच्चा उठाए उसके चरण छूने के बाद अब बच्चे को उसके कदमों में लिटा रही थी। नुमान ने बच्चे को उठाया, उसका माथा चूमा और उसकी माँ को आशीर्वाद दिया, जो बच्चे को गोद में लिए उसके सामने बैठ गई। ये उसका सौभाग्य था कि अयोध्या से आए पंडित जी ने उनके यहाँ हवन कुंड में शमूलियत की। औरतों ने अपनी मुट्ठियों में दबाए गेंदे की पत्तियां माँ बेटे पर डालनी शुरू की। चारों तरफ गेंदे की पत्तियां बिखरी पड़ी थीं। मंत्र अलापने वाले पुजारी ने माँ और पुत्र को सौभाग्य होने का आशीर्वाद दिया।
जिसके बाद चाणक्य प्रसाद की विनती पर नुमान ने भी यही अमल दोहराया, जिस पर औरतों और मर्दों ने मिलकर जय श्री राम के नारे लगाकर अपने जज्बात का इजहार किया। उसके बाद भजन गाने वालों की बारी आई, जिन्होंने ढोल ताशे बजा बजा कर अपनी अकीदत का इजहार करते हुए खूब पैसे समेटे। और रात गई ये महफिल जब अपने इख्तिताम को पहुंची तो नुमान ने खुदा का शुक्र अदा किया। चाणक्य प्रसाद के घर वालों ने उनके लिए खुसूसी भोजन तैयार कर रखा था, जिसे खाने की हिम्मत अब उसमें नहीं थी, लेकिन उसने दिल बड़ा करके 2-4 फुलके और कुछ खिचड़ी जहर मार कर ही ली। चाणक्य प्रसाद अपनी गाड़ी में उसे राम मंदिर तक छोड़ने वापस आया। वापसी पर उसने नुमान से बार बार यही इल्तिजा की थी कि वो जब भी कभी जलगांव आए उनके यहाँ आने का कष्ट जरूर करे। नुमान ने न सिर्फ बड़ी खुश दिली से उसकी ये इल्तिजा मान ली, बल्कि उसे भी अयोध्या आकर अपना मेहमान बनने की दावत दी। रिक्शे वाले को अपना बताया हुआ एड्रेस उसने चाणक्य प्रसाद को भी दे दिया था। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो माजी करीब में अयोध्या का दौरा कर चुका था और वहाँ के हालात की मुकम्मल खबर रखता था, वरना जिस शिद्दत से उससे अयोध्या से मुतल्लिक सवालात किए जा रहे थे, नुमान के लिए उनके जवाबात देने मुमकिन न रहते। पुजारी की मायत में वो अपने कमरे तक आया, जहाँ पुजारी रात गए तक उसकी सेवा में जुटा रहा। उसने पुजारी से कह दिया था कि वो कल सुबह चला जाएगा। पुजारी ने उसकी अगली मंजिल दरियाफ्त की। नुमान का प्रोग्राम तो कुछ और था, लेकिन उसने अपने उन अकीदतमंदों से जान छुड़ाने के लिए अपनी अगली मंजिल खांडवा बताई। खांडवा मध्य प्रदेश के सरहद पार करने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला शहर था, जो अपने माई कालका मंदिर की वजह से खुसूसी शोहरत रखता था। इस वजह शोहरत का इल्म भी नुमान को यहाँ मौजूद लोगों से बातें सुनने के बाद ही हुआ था, और उसने फिल वक्त उसे ही अपनी अगली मंजिल बताकर उन लोगों से जान छुड़ाने की ठानी थी।